नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। बीजेपी के लिए संसद से लेकर सड़क तक हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में नया संकट खड़ा हो गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आज लोकसभा में सीधा हमला बोला और बीजेपी नेताओं ने इस पर जोरदार हंगामा किया। तो क्या राहुल गांधी के भाषण से बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें? हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में सियासी समीकरण कैसे बदल रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए 2025 और कठिन होगा? पूरा मामला देखने के लिए ये वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले राजनीति की हर ताज़ा खबर सबसे पहले। प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी ने आज लोकसभा में लगभग पौन घंटे यानी 45 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया, भाषण दिया है और ऐसा धुआंधार भाषण दिया है राहुल गांधी ने कि बीजेपी भीतर तक हिल गई है। राहुल गांधी ने आज घरेलू मुद्दों से लेकर अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और नई तकनीकी क्रांति तक सारे विषयों को अपने भाषण में समेटा और एक अरसे बाद ऐसा हुआ है, ऐसा लगा है कि संसद में कोई ऐसा भाषण सुनने को मिला जिसमें प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी देश को आगे बढ़ाने का विजन दिखा। वरना आप जानते हैं कि मोदी सरकार में संसद में ज्यादातर वक्त हंगामा ही होता है। मोदी जब भाषण देते हैं तो अपनी वाहवाही के अलावा 56 इंची और क्या क्या नहीं कहते हैं और इसके अलावा वो विपक्ष को और खासकर कांग्रेस को कोसते हुए ही नजर आते हैं और बदले में कांग्रेस के सांसद उसका जवाब देते हैं। ढंग के विचार विमर्श संसद से गायब ही होते जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का आज का भाषण कई मायनों में यादगार रहने वाला है। लोकसभा में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो पीएम नरेंद्र मोदी वहां बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने उनकी मौजूदगी पर भी चुटकी ले ली और इसलिए चुटकी ली क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल पहले जब बोल चुके होते थे या पहले जब बोलने आते थे तो मोदी जी वहां नहीं रहते थे। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ये भी कहते हैं, पहले कहते रहे हैं कि मोदी मेरा सामना नहीं कर सकते, वो मेरा सामना करने से डरते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी जब मैं भाषण देता हूं तो नहीं आते हैं सदन में। लेकिन आज नरेंद्र मोदी राहुल के भाषण के दौरान संसद में सदन के अंदर आने की हिम्मत वो दिखाए और आए और अपने भाषण राहुल गांधी के भाषण के दौरान वो बैठे रहे। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल उठा दिया, इस पर भी तंज कस दिया। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी यहां बैठे हुए हैं लेकिन मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, सिर झुकाए हुए। जरा सुन लेते हैं यहां पर राहुल गांधी कह क्या रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर आज, लेकिन बात यहां सीधा हमले की नहीं है। बात जिस विजन में मैं कर रहा हूं, जिस विजन की बात कर रहा हूं, उस विजन को भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि आखिर राहुल गांधी यहां क्या कहना चाहते थे। पहले सुनिए ये मसला जब राहुल गांधी सीधा तंज कस रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। The most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. Is what the entire architecture is built on. I remember before the election. तो सुन रहे थे आप मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट लुकिंग एट मी। यहां पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल अपने भाषण में उठाए। जिस तरह नई तकनीकी क्रांति से लेकर जाति जनगणना और संविधान की रक्षा, चुनाव आयोग पर सवाल और अमेरिका के रवैये का जिक्र अपने भाषण में राहुल गांधी ने किया है, उनका जवाब देने की हिम्मत मोदी में शायद ही नजर आए। वैसे राहुल जब भाषण दे रहे थे तो जैसे ही मोहन भागवत और संविधान का जिक्र आया, ओम बिरला जो आसंदी पर विराजमान थे यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोकने की कोशिश की। आइए जरा वो भी देख लेते हैं। ओम बिरला टोक रहे हैं, राहुल गांधी मोहन भागवत, आरएसएस और संविधान का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। गठबंधन लीडर would give you. The final, of course, we go back to the constitution. This, our favorite, just like the production system is a weapon, just like Jati Jangarna is a weapon of transformation, this is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country
that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें वह तथ्यों के आधार पर रखें, उचित होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, और जो सदन के सदस्य नहीं है उनकी चर्चा न करें। बताता हूं सर, मोहन भागवत आप नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, आपसे अपेक्षा। सर, मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत को Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. Now sir, तो सुना आपने यहां साफ साफ कह दिया, ऑथेंटिकेट करेंगे हम। मोहन भागवत ने चूंकि ऐसा बयान दिया था वही हम यहां कह रहे हैं, लेकिन आसंदी पर विराजमान ओम बिरला को यह पसंद नहीं आया और वो टोकने लगे, रोकने लगे। राहुल गांधी ने मोदी के न्योते के लिए एस जयशंकर को अमेरिका भेजे जाने पर भी अपनी बात रखी है, जो बीजेपी को काफी चुभ गई है। किरण रिजिजू ने इसे देश का और मोदी का अपमान बता दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। पहले राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी क्यों परेशान है, सुनिए जरा। and medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We will not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. आप सब जानते हैं कि अमेरिका में जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जब ओथ सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद से लगातार इधर से यानी हिंदुस्तान की तरफ से यह कोशिश होती रही है कि अमेरिका भारत को बुलाए या भारत के साथ बात करे। राहुल यहां पर यही समझा रहे हैं कि हम देश का कद दुनिया में किस तरह ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को उनकी हर बात में आपत्ति नजर आती है। और इसकी वजह है कि बीजेपी की सारी कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी दब नहीं रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों पर कायम है, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों का जिक्र बार बार आता है, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। संविधान पर राहुल गांधी की बात आपने पहले सुनी ही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन का ध्यान महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े कुछ डेटा की ओर खींचना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर लोगों को महाराष्ट्र की मतदान सूची में जोड़ा गया है। यहां पर राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि जितनी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है उतना महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान, और यानी लोकसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव, 4 महीने के अंतर में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद, यानी उस हिसाब से बढ़ा दिया गया। लगभग 70 लाख नए वोटर अचानक आ गए। और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस यह कह रहा हूं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव का डेटा कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ग्रुप, यूबीटी जो है यानी उद्धव ठाकरे गुट, और एनसीपी यानी शरद पवार गुट को उपलब्ध कराए। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी इस बाइट को भी। यह राहुल गांधी पूरा भाषण, लगभग 45 मिनट का भाषण, अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया, एक शानदार भाषण। और हम लोग भी कई बार इस मंच से कह चुके हैं कि राहुल गांधी अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो अंग्रेजी में भाषण दें। इस दुनिया के लोग भी सुनेंगे उनको और इस देश के लोग भी समझते हैं अच्छी तरह से। और राहुल गांधी अगर कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर चूक कर जाते हैं हिंदी के कुछ शब्दों के साथ, तो बीजेपी के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, वो भी नहीं होगा। राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया है, इस भाषण की चर्चा देश दुनिया में खूब हो रही है जब से यह भाषण उन्होंने दिया है। लेकिन यह जरा सुनिए कि जहां राहुल गांधी साफ साफ चुनाव आयोग के ऊपर
आरोप लगा रहे हैं और कुछ समझाइश भी दे रहे हैं। सुनिए। Bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, what? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मजबूरी है आप the most interesting part, सब सुनेंगे देख नहीं रहे पर मुझे। बात करो मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, प्रॉब्लमेटिक है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इस बात पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी इनका समर्थन किया है। कीर्ति आजाद टीएमसी से सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। कभी वो बीजेपी में भी रहे और इनके पिताजी भागवत झा आजाद जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक लंबा सफर, एक परिवार, राजनीतिक परिवार है, क्रिकेटर भी रहे हैं कीर्ति आजाद, लेकिन आज की तारीख में टीएमसी से सांसद हैं। क्या कह रहे हैं, तो एक नेता का भाषण कैसा होना चाहिए ये बता रही हैं प्रियंका गांधी और कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसा ही भाषण होना चाहिए। इधर लोकसभा में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला था तो उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता के सहारे मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। आइए जरा सुन लीजिए उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को। SC ST सबका विकास सबका प्रयास, ये अब वो तो हो गया सबका साथ सबका विकास, ये है सबका विश्वास सबका प्रयास। क्या प्रयास है? SC ST OBC तो बर्बाद हो गए, उनको शिक्षण की कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है और आज SC ST के खिलाफ 13% अपराध बढ़े हैं और ST के खिलाफ 14% अपराध बढ़े हैं और वहीं कन्विक्शन रेट 7% कम हो गए। और ये क्या दर्शाता है कि गवर्नेंस की कमी है और गवर्नेंस करने वाले अगर ठीक ढंग से नहीं करे तो बहुत मुश्किल होता, ये लोग और मारेंगे, मर जाएंगे, पीटेंगे, सब कुछ होगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, 3 उदाहरण देता हूं इसके बारे में। पहला, परसों ही अयोध्या की घटना हुई, भागवत कथा सुनने गई दलित बेटी के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई उसे आज पूरा देश शर्मसार है। और मैं सर आपको
मैं दिखाना चाहता हूं, उनके आंख निकाल दिए, पैर तोड़ दिए और रेप करने के बाद उनका मर्डर भी किया गया। और ये आप पढ़े होंगे, आपके पास आया होगा, लेकिन फिर भी सरकार क्यों चुप है? एक छोटी सी घटना हो गई तो इतना स्टेटमेंट आते हैं हमारे खिलाफ, दूसरों के खिलाफ। क्यों अब आप क्यों चुप बैठे हो? और ये अयोध्या रेप कांड, अत्याधिक खून बहने से हुई थी युवती की मौत, दुष्कर्म के मामले पर पुलिस ने चुप्पी साधी। ये है यूपी का गवर्नमेंट। और यूपी के गवर्नमेंट की सर आप तारीफ मत करो, तारीफ करने से और ऐसे खून खराबे ज्यादा होंगे। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोलेंगे मेरे को देखो वाइस प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेट मिला, तो ये सर्टिफिकेट लेके वो घूमेगा। तो इसलिए कृपा ऐसे लोगों का आप छोड़ दीजिए। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सेकेंड जो 22 जनवरी 2025 की खबर है, दलित बैंक कर्मचारी, ये बारात में बारातियों से ज्यादा उसके पुलिस थे, आप पढ़े होंगे। ड्रोन की निगरानी में उसकी शादी होती है और वो क्या बोलते हैं बारात निकलती है घोड़ी पे। अरे एक दलित आदमी अपनी शादी भी दूसरों के जैसा कर नहीं सकता, घोड़े पे बैठ नहीं सकता, उसकी बारात नहीं निकल सकती। और उसके लिए बाराती कितने लोग थे उतने ही पुलिस और ऊपर से ड्रोन। ये हालत है, ये है सबका प्रयास। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ये आपको दूंगा नेक्स्टर 2 में, ये बातें मेरे पास है। लेकिन ये देखिए दैनिक भास्कर में है, वो बहुत पढ़ते हैं आप, क्योंकि अखबार की बातें, अखबार झूठ है तो झूठ है, मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ये हकीकत है, सब में आता है। आप इंटेलिजेंस से पूछ लिए ना, सब मेरे पर भरोसा नहीं आपका, इंटेलिजेंस से पूछ लिए। तो ये दूसरा घटना, मैं ताजे घटने दे रहा हूं, पुराने नहीं। तो ये तीसरा घटना ये है, सासाराम बिहार के सांसद है मनोज कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। सासाराम एक रिजर्व सीट से चुन के आए हैं। अगर एक सांसद का ये हाल है तो आप सोचिए कि किस ढंग से ये यहाँ पर सियासत हो रही है और वो चल रहे हैं। और मैं आपसे ये विनती करूंगा, यही सबका विश्वास, क्या यही सबका प्रयास? ये तो ऐसा प्रयास हो रहा है कि दलितों को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, महिलाओं को रेप कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि पेपर में आए सो सभी बात अगर झूठ है, कोई भी पेपर मत पढ़ो, मत पढ़िए आप। हम जो पढ़ते हैं अगर सत्यता है तो फोन करके हमारे वहाँ के अध्यक्ष को पूछते हैं, वहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट को पूछते हैं और दूसरे कार्यकर्ताओं को पूछते हैं। पूछने के बाद ये ऑथेंटिसिटी आप जो कहते ना साहब, वो मिलने के बाद ही मैं बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता। देखो मैं तो पब्लिक सेक्टर के फेवर में हूं, रहूंगा, और गरीबों के लिए मदद करने का वो एक ही तरीका है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला। और सर मैं एक छोटी सी बात करता हूं जो गोपाल दास नीरज ने कहा था। क्या कहा था? जो लूट ले कहार की दुल्हन की पालकी, जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। औरों के घर की
धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की। तो सुन रहे थे आप यहां गोपाल दास नीरज की कविता और बहुत इंपॉर्टेंट कविता जो लूट ले कहार की पालकी, ये सुना रहे थे यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दूं कि खड़गे ने भी आज बेरोजगारी, दलितों के मुद्दे, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई, इन तमाम मसलों पर जोरदार तरीके से अपनी बात राज्यसभा में रखी और बीजेपी को घेरा है। संसद में बीजेपी पस्त दिखी और वहीं आज दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो, डोर टू डोर संपर्क और जनसभाएं करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को घेरा है। अब दिल्ली में कांग्रेस इतनी मजबूत दिखने लगी है कि लोग अरविंद केजरीवाल और मौजूदा सीएम आतिशी को हराने का ऐलान कर रहे हैं और बीजेपी भी उधर कह रही है कि हम हरा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ट्रायंगुलर मुकाबला इधर दिल्ली का है। आज चुनाव का प्रचार दिल्ली में खत्म हो चुका है और आगे यानी परसों अब मतदान है। किसके पक्ष में मतदान होता है और रिजल्ट किसके पक्ष में आता है, यह सब कुछ आप डीबी लाइव पर देखेंगे, जैसे हमेशा देखते आए हैं चुनावों के दौरान। उधर हरियाणा में आज हरियाणा से सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई। हरियाणा में अनिल विज के बगावती तेवर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं और हरियाणा की सरकार कितने दिन चलेगी, यह सवाल फिर से उठने लगे हैं। और वहीं महाराष्ट्र में ईवीएम के मसले पर हाईकोर्ट के सवाल पर अब इंडिया गठबंधन फिर से बीजेपी पर हमलावर है। आइए सुन लीजिए जरा संजय राउत ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे। ईवीएम का मामला, चुनाव आयोग फंसा हुआ और मामला जो है वो कोर्ट में। संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी की तरफ से बोल रहे हैं, सांसद हैं राज्यसभा में, सुनिए। तो हाईकोर्ट ने गंभीरता से यह पूछा है, उसका स्वागत कर रहे हैं शिवसेना यूबीटी गुट के नेता सांसद संजय राउत। तो दोस्तों, संसद से सड़क तक, हरियाणा से महाराष्ट्र तक और बीजेपी नई मुश्किलों में फंसी हुई दिख रही है। ऐसे में मोदी अपने बचाव का कौन सा रास्ता निकालेंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की हुंकार संसद के अंदर, सदन के अंदर, और कैसे यहां पर अंदर तक हिल गई है बीजेपी, ये सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथी, पांचों साथी यहां मौजूद हैं। देखिए, अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, सदन के अंदर आप थे, राहुल गांधी का भाषण मुझे याद है आप सुन रहे थे, देख रहे थे, और क्या कुछ चल रहा था? क्योंकि टेलीविजन पर वही सारी चीजें दिखाई जाती हैं, या तो सत्ता पक्ष हमलावर होता है, वो विजुअल्स दिखते हैं, या आसंदी पर विराजमान साहब कुछ बोलते हैं यानी अध्यक्ष महोदय तब, और अगर कुछ दिखा दिए, क्योंकि आज राहुल गांधी ये भी बोल रहे थे कि शिव जी की फोटो आप तस्वीर दिखाने से आप रोकते हैं, इसलिए मैं लेके नहीं आया हूं लेकिन जिक्र कर रहा हूं। तो यह सब कुछ था क्योंकि राहुल गांधी अगर कुछ दिखाते हैं, विपक्ष कुछ दिखाता है, तो विपक्ष से कैमरा बाहर चला जाता है। इसलिए आप चूंकि वहां बैठकर अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देख रहे थे, क्या कुछ चला, क्या कुछ हुआ और कैसा भाषण? सबसे बड़ी बात तो आज ये रही राजीव जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल का भाषण शुरू होने से करीब 10 मिनट पहले ही आकर बैठ गए थे और वो पूरे 40-42 मिनट जितनी देर राहुल बोले हैं लगातार बैठे रहे और राहुल का भाषण खत्म होने के बाद ही वहां से उठ के गए। राहुल ने आज उन पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल ने वो आपने बता दिया, बाइट भी दिखा दी कि किस तरह राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, और अब देखिए जब मैंने ये सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री ने मुंह नीचा कर लिया। राहुल ने एक और जबरदस्त चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ये लोग, सत्ता पक्ष के लोग, ट्रेजरी बेंच वाले सरदार पटेल की बात करते हैं लेकिन उनके रास्ते पे नहीं चलते, डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते, नेहरू की बात, फिर क्या लगा, अरे नहीं, नेहरू की बात तो ये करते नहीं है, नेहरू की तो खाली ये आलोचना करते हैं। तो राहुल जो है बड़े बारीक व्यंग आज कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो भाषण था आज वो एक स्टेट्समैन की तरफ था। जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा, सही कहा
कि वो रोजमर्रा की चीजों से ऊपर उठकर देश का विजन क्या होना चाहिए, भारत आगे कैसे बढ़ेगा, भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर केंद्रित था। और आप देखिए कि ये एक स्टेट्समैन ही कह सकता है और सिर्फ राहुल गांधी कह सकते हैं। बेरोजगारी के सवाल पे उन्होंने एनडीए को तो खींचा ही, यूपीए को भी नहीं बख्शा। अपने 10 साल की सरकार पर भी उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि वो भी वो काम नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राहुल ने दरअसल कहा, ये उन्होंने शुरुआत जो करी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण पे जो इतनी बातें हो रही हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देश के राष्ट्रपति को क्या बोलना चाहिए, देश का विजन किस तरह सामने रखना चाहिए, यूथ की बात किस तरह करना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने करीब 40-42 मिनट वही बात की। उन्होंने बताया कि देखिए, ये जो सारा डेटा है वो हमारे पास नहीं है, वो चीन के पास है। चीन क्यों आगे है, कैसे आगे है, 10 साल चीन हमसे आगे है। और जो बॉर्डर की बात हो रही है, जो चीन 40,000 किलोमीटर अंदर घुस के बैठे हैं, अगर कभी वार हुई तो ये वार दूसरे हथियारों से होगी जिसमें हम कमजोर हैं। भारतीय सेना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिसके बारे में हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री के मामले में, डेटा के मामले में, बैटरी के मामले में, चिप के मामले में, एआई के मामले में वो हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमने उस क्षेत्र में काम ही नहीं किया। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं थी पिछले 10 साल की, वो क्षेत्र में सारी की सारी फेल हो गई हैं। राहुल गांधी ने बड़े साफ तौर पे कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसको प्रधानमंत्री भी मानेंगे। प्रधानमंत्री को संबोधित करके कहा, हाउस में जो लोग हैं वो भी मानेंगे, और सब मान रहे थे कि देश हमारा तरक्की कर रहा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। कभी थोड़ा स्लो चलता है, कभी थोड़ा फास्ट चलता है, मगर जिस रफ्तार से चीन और अमेरिका चल रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो ये सरकार नहीं कर रही है। और इस मामले पे विपक्ष के, सत्ता पक्ष के लोग भी चुपचाप सुनते रहे। सत्ता पक्ष के लोगों ने 2-3 बार हंगामा किया राहुल के भाषण के दौरान, लेकिन वो हंगामा ऐसा नहीं था कि जिसमें वो राहुल को रोक पाए। राहुल ने चीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और साफ साफ कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, वह फिर भी उन्होंने ये बात कही और रखी कि देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं और हमारे आर्मी चीफ जो कह रहे हैं, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। मोदी जी सामने बैठे थे, मोदी जी को उस टाइम इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी इंटरवीन कर नहीं पाए। राहुल के भाषण में उन्होंने इंटरवीन किया ही नहीं। पिछली बार उन्होंने एक बार किया था, लेकिन अब वो इन्होंने इंटरवीन नहीं किया। तो राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चीन हमारे यहां घुसा नहीं है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि 40,000 किलोमीटर में घुसा हुआ है। कितनी गंभीर बात है। तो ये उन्होंने कहा। इसी तरह उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे, इसी के साथ उन्होंने जो उनका आजकल सबसे बड़ा विषय होता है जाति गणना, उस पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जो गणना है हमारी, वो बताती है कि 90% लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी के हैं। तो इतने 90% लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वो कहां है। तो आज का जो राहुल का भाषण है, निश्चित ही तौर पे राहुल के संसद में दिए हुए भाषणों में सबसे अच्छा माना जाएगा। हमेशा की तरह प्रियंका गांधी उनका भाषण सुनने के लिए आई। पिछले 20 साल में जब भी राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका हमेशा आती हैं। आज वो बड़ी मुश्किल से आ पाई, क्योंकि वो सुबह से डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, लेकिन वो आई, बैठ के उन्होंने सुना, राहुल को बधाई दी और उसके बाद बाहर आके बाइट दी और फिर वापस वो कैंपेन करने के लिए चली गई। और जिसका आप जिक्र कर रहे थे एक बात का, तो हम बता दें कि राहुल ने जो कहा कि इन्विटेशन लेने के लिए हम वहां बार बार जा रहे थे, 3 बार गए, हमारे विदेश मंत्री गए। तो ये जो आरोप है, राहुल ने कहा मैं आरोप नहीं लगा रहा, मगर ये जो बात है ये बीजेपी के ही नेता ने कही थी। राहुल ने खाली उसको आगे बढ़ाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात बताई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जयशंकर को, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको अमेरिका भेजा है कि वहां से इनवाइट लेके आओ, और वो इनवाइट उसके बावजूद भी नहीं मिला। और राहुल ने कहा उसका कारण है, अगर हमारे पास इंडस्ट्री इतनी मजबूत होती, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती,
हमारे पास से जो वैज्ञानिक क्षमता है वो इतनी मजबूत होती तो खुद ट्रंप यहां पे आते और हमारे प्रधानमंत्री को इनविटेशन दे के जाते, लेकिन हमारे विदेश मंत्री गए और खाली हाथ लौट के आए। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें अभी और भी करेंगे। आप अंदर और क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या, और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं, ये सब भी आपसे हम समझेंगे। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। इधर दिल्ली में आज चुनाव प्रचार भी थम चुका है और इसके बाद अब चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन इन सब के बीच आज का भाषण कितना इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी का यह भाषण, आपका नजरिया इस पर, आप तमाम साथियों का नजरिया जरूर सुनना समझना चाहूंगा, क्योंकि एक माइलस्टोन कहा जाए, एक बहुत ही शानदार भाषण कहा जा रहा है राहुल गांधी का अंग्रेजी में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, एक दिशा, एक विजन वाला भाषण। जी, पहली बात तो महाराष्ट्र ही करते हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत बड़ा एक बात कर रखी है वहां पे, और जिसको हम लोग न्यूज पॉइंट में कई बार कह चुके हैं। न्यूज पॉइंट में महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त भी ये बात हमने उठाई थी, और मैं दोहरा दूं कि लोकसभा जो राहुल गांधी ने कहा कि 2019 और 2024 के लोकसभा के बीच में महाराष्ट्र में 37 लाख नए वोटर जोड़े गए थे और 5 महीने में 47 लाख हो गए थे। ये उस वक्त का डेटा सामने आया था। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उसकी और डेटा एनालिसिस की होगी, जो वो कह रहे कि हिमाचल के बराबर पॉपुलेशन जो है वो ऐड कर दी गई 5 महीने में। और एक बिल्डिंग का जिक्र कर रहे हैं शिरडी में, वो इसमें एक बिल्डिंग में 7,000 मतदाता जोड़ दिए गए। ये जो इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, ये पूरे देश में और संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए। राजीव कुमार रिटायर जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो इस डेमोक्रेसी का बहुत नुकसान करके जा रहे हैं। नए नियम भी आ गए कि आप डेटा भी नहीं निकाल सकते, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज जो कि प्राइम स्टेक होल्डर है उनको भी डेटा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलेक्शन फ्रॉड जो है उससे सारे चुनाव प्रभावित होते हैं। आप देखिए कि लेवल प्ले फील्ड आपने हरियाणा में नहीं दिया, हरियाणा का असर महाराष्ट्र में हुआ। अब हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों का असर दिल्ली के चुनाव में पड़ता है, क्योंकि जनता के दिमाग में एक बात आती है, बहुत सारे जो स्विंग वोटर होते हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि जो पार्टी जीत रही है उसी को वोट दे दो। तो ये भी एक प्रचार का तरीका है। चुनाव जीतना भी, सरकार बनाना तो अलग बात है। तो ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही कि हिमाचल प्रदेश के बराबर 5 महीने में इतने मतदाता कहां से आ गए। और अभी दिल्ली के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीजें उजागर की हैं कि किस तरीके से नाम जोड़े जा रहे हैं। ये नाम जोड़ने और नाम हटाने का जो पूरी कारीगरी है चुनाव आयोग की, इस पे राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। ईवीएम बाकी मुद्दे तो है ही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे वो लागू करते हैं वो भी बातें हैं जी। और दूसरा कि राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि अब राजीव कुमार के रिप्लेसमेंट के लिए जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे उसकी बैठक में वो नहीं जाएंगे, और ये ना जाकर वो बहुत बड़ा संदेश देंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे हो रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है, वो भी बात आई वहां पे। अब बात करते हैं कि जो राहुल गांधी ने बाकी जो बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बाकी बातें कही हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन उस पर 1-2 बिंदु पे मैं अपनी बात रखूंगा जी। एक अमेरिका और चाइना की बात उन्होंने की है, और उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो अभी इसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात आई कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी गिर रही लगातार। मैन्युफैक्चरिंग गिरती है तो जीडीपी में असर पड़ता है, रोजगार में असर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाएं? हम सब जानते हैं कि हम दिवाली में भी जो वो बत्ती जलाते हैं वो भी चाइना की होती है, हर चीज चाइना की है। तो उसका वो एग्जाम्पल दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि अमेरिका के साथ जो है कोलैबोरेशन आपको करना चाहिए। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, दोनों देश डेमोक्रेटिक हैं, उनकी सरकार वहां की संसद में अकाउंटेबल है, हमारी सरकार हमारी संसद में अकाउंटेबल है।
तो ये जो रिलेशनशिप होगी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की, गिव एंड टेक होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा। ये एक बड़ा विजन उन्होंने रखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं शायद अगले इसी महीने, तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने दिशा दी है कि चाइना को लेकर जो है कितना सजग होना चाहिए भारत को। और आप याद कीजिए कि देखिए ट्रंप भी लगातार चाइना पे ही फोकस कर रहा है। तो अगर आप पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका को एक विजन देंगे कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग का जवाब भारत दे सकता है, तो भारत में निवेश होगा, भारत में टेक्नोलॉजी आएगी। ये बात राहुल गांधी अमेरिका की अपनी यात्रा में भी कह चुके थे। तो बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है और बहुत ईमानदारी वाला, जैसे शकील जी कह रहे थे कि उन्होंने अपनी सरकार को भी नहीं बख्शा। दूसरा कि आज उन्होंने मोदी जी की तारीफ भी की थोड़ा, कि मेक इन इंडिया जो है वो अच्छा आइडिया था, वो कामयाब नहीं हुआ लेकिन अच्छा आइडिया था। तो एक अच्छी पहल उन्होंने की है कि लोकसभा का जो तापमान है वो जरा नीचे रहे। हालांकि उसके बावजूद किरण रिजिजू बार बार खड़े होते रहे उनको रोकने के लिए जी। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक नई पहल की है कि जो लोकसभा का आपसी जो दुश्मनी जैसा हो जाता है मामला, वो ना हो, और एक अच्छा भाषण आज उन्होंने दिया है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं इस पे और चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां जो महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर, और महाराष्ट्र में अभी भी सरकार बनने के बाद भी देखिए आज दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग बुलाई, लेकिन उसमें शिंदे साहब नहीं हैं। शिंदे पिछली मीटिंग में भी नहीं थे, आज भी नहीं है। आज अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग हुई है उसमें नहीं थे। तो चलिए खैर, महाराष्ट्र का जिक्र हम करेंगे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, महाराष्ट्र को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, इसलिए भी आपसे, और ये 4-5 महीने के बीच 70 लाख मतदाता बढ़ गए, और यही बात यहां पर राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने अलग अलग मसलों को यहां रखा है, किसी को छुआ नहीं, बल्कि जिस भी मामले को उठाया, जिस भी बात को रखा है राहुल गांधी ने वहां पे बहुत एक कहें तो मजबूती के साथ, और साथ साथ ये भी कि इन मसलों को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। और जैसे बात अभी आखिर में कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, तो तारीफ भी कि हां आप एक अच्छी योजना लेकर आए थे, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ ये भी सामने है। नरेंद्र मोदी आंख नहीं मिला सकते, देखिए अभी वो सिर झुका लिए। ये जो बातें हैं राहुल गांधी की, कितनी दूर तक जाएगी ये बातें, और अगर सियासत, अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर राहुल गांधी अपने मतदाताओं को कितना लुभाते हुए, कितना टटोलते हुए, कितना आकर्षित करते हुए नजर आते हैं। जी, राहुल गांधी का भाषण आज वैसा ही था जैसे किसी स्टेट्समैन का होना चाहिए। संसद में उन्होंने जो मुख्य बातें कही उसमें 3 बार टोका टाकी की गई, लेकिन राहुल गांधी विचलित नहीं हुए। जब उन्होंने चीन की बात की और कहा कि हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया है, तो टोका टोकी हुई। उसके पहले जब उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, इस बात को लेकर विदेश मंत्री को भेजा गया, तब टोका टाकी हुई। और सदन में मोहन भागवत और आरएसएस का जिक्र किया, तब टोका टोकी हुई। लेकिन उन्होंने जो बात कही कि महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ महीनों में ही इतने मतदाता बढ़ गए जितने कि पूरे हिमाचल प्रदेश के मतदाता हैं। ये 70 लाख मतदाता कैसे बढ़े, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर शिवसेना यूडीटी के संजय राउत ने भी बाद में बात की। दरअसल अगर आप महाराष्ट्र की बात करें राजीव जी, तो महाराष्ट्र में गतिरोध तब शुरू हो गया था जब सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे कि हमारी लीडरशिप में हम चुनाव जीते हैं और इसी कारण हमें मुख्यमंत्री बनने का अधिकार मुझे है, ये उनका एकनाथ शिंदे का दावा था। यानी खटपट तभी से थी। लेकिन ये केवल महाराष्ट्र की बात ही नहीं है कि जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है, कई राज्यों में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो हमारे यहां जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मीटिंग्स में काफी सीनियर जो मंत्री हैं वो नहीं जाते, डिप्टी सीएम होते हैं वो आपत्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की घोषणाओं का विरोध करते हैं खुल के। जब भोपाल के यूनिट कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का मामला आया पीथमपुर में, तो उसका विरोध करने वाले मोहन सरकार
के ही एक मंत्री थे। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी में अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, राज्यों में बड़ी हलचल है, गतिविधियां हैं। और फिर महाराष्ट्र में तो 3 पार्टियों की सरकार है, ऑटो रिक्शा सरकार है जिसके 3 पहिए हैं। तो एक ऑटो रिक्शा का एक पहिया अलग दिशा में जाता है, दूसरा अलग जाता है, तीसरा अलग जा रहा है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे बार बार ये मैसेज देना चाहते कि देखिए हमारा ध्यान रखिए, हम हमारी बातें मानी। वैसे भी शिंदे को वो विभाग नहीं मिले जिसकी अपेक्षा करते थे, जिसकी मांग उन्होंने की थी। तो गतिरोध के बहुत सारे कारण हैं महाराष्ट्र में। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुए और सरकार बनी, उस सब को लेकर राहुल गांधी ने जो बात कही वो पहली बार नहीं, पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन जिस खुलेपन से, बुलंदी से उन्होंने आज संसद में यह बात कही कि इतने मतदाता बढ़ गए, एक ही बिल्डिंग में हजारों मतदाता। ये ठीक है कि मुंबई में बड़ी बड़ी चालें होती है जिसमें कई 100 लोग रहते हैं, लेकिन 7-7 हजार 8-8 हजार मतदाता, कई हजार नहीं रहते। हाँ, 700-800 रहते हैं, कुछ 100 मान सकते हैं, 300 400 500 तक रहते हैं, लेकिन इतने मतदाता एक साथ बढ़ जाए एक बिल्डिंग में, तो ये तो स्पष्ट है कि ये सामान्य बात नहीं। और दिल्ली में भी आप इसकी वो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में, नई दिल्ली क्षेत्र में मतदाता घटाए गए, तो ये बात भी लगता है कि शायद कहीं महाराष्ट्र का फार्मूला तो नहीं अपनाया जा रहा। जो भी राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में एक बात बड़ी उदारता से कही, ये उदारता हमारे प्रधानमंत्री में या गृह मंत्री में नहीं है। जैसे उन्होंने खुल के कहा कि मेक इन इंडिया का आइडिया अच्छा था, लेकिन सरकार इस पर काम नहीं कर पाई। यहां पे एक कांग्रेस के नेता की तरह नहीं, बल्कि एक देश के नेता की तरह बात कर रहे थे कि हमारे देश में कैसे बेरोजगारी दूर हो। उन्होंने यूपीए सरकार की कमजोरी भी बताई कि हमने 10 साल में जो कोशिश की वो उसके अपेक्षित नतीजे नहीं आए। यानी यहां पर फिर कहेंगे कि राहुल गांधी ने वही बात कही जो उन्हें एक राष्ट्र के नेता के रूप में कहनी चाहिए। राहुल गांधी ने सदन में आज जो भाषण दिया वो कांग्रेस के नेता की तरह नहीं दिया, बल्कि देश के नेता की तरह दिया, प्रतिपक्ष के रूप में दिया, सभी मुद्दों को उठाए। अगर राहुल गांधी की इस बात पर जो किरेन रिजिजू ने आपत्ति की, फिर बाद में जयशंकर ने भी कहा कि नहीं, ये परंपरा नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति को बुलाने की, राष्ट्रपति के शपथ में। लेकिन आप उसके बैकग्राउंड में देखिए कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। चीन को इतना तवज्जो सरकार दे रही है, 2 लोगों के कारण सरकार चीन को तवज्जो दे रही है। सब जानते हैं कि अडानी और अंबानी का कारोबार चीन से बहुत ज्यादा है और इसीलिए सरकार चीन को तवज्जो दे रही है। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि हमें अमेरिका से इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि हम कैसे, किस तरह हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम करें। और अभी ट्रंप के आने के बाद बहुत से बदलाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। राहुल गांधी ने उन सब बातों का हवाला दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो राहुल के भाषण पर टिप्पणी की, अगर प्रियंका गांधी उनकी बहन नहीं होती, एक साधारण सांसद होती, किसी और पार्टी की सांसद होती, तो भी वे शायद यही कहती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी के भाषण पर यही कहेगा कि उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो संतुलित था और उसके कुछ मुद्दे बेहद विचारोत्तेजक थे और प्रधानमंत्री उनका भाषण सुनते वक्त उनसे आंखें नहीं मिला रहे थे। ये प्रधानमंत्री की अपनी आदत है कि वे केवल तभी आंखें मिलाते हैं जब उनके पक्ष की बात होती है। वैसे आंखें मिलाने का, आंखों में आंखें डालकर बात करने या सुनने की परंपरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री में नहीं। राजीव जी बिल्कुल, आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं। जल्दी से चलते हैं सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के इस भाषण को, और इस भाषण से आखिर क्यों तिलमिला गई है बीजेपी? ये सवाल तो उठता है। भाषण में बहुत कुछ और तारीफ करते हुए नजर आए, जैसे अभी हमारे तीनों साथी बता रहे थे कि थोड़ा सॉफ्ट थे राहुल गांधी, लेकिन सीधा हमला भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। कह रहे थे कि आंखें देखिए, नीचे कर लिए, झुका लिए, आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। और पहले भी वो कह चुके हैं कि जब मैं भाषण देता हूं तो वो रहते नहीं है सदन में। आज स्पेशली थे नरेंद्र मोदी। तो बहुत कुछ था, लेकिन उन सबके बीच एक विजन, एक प्रधानमंत्री को देश कैसे चलाना चाहिए, उसकी एक पूरी की पूरी जो आउटलाइन है वो दे रहे थे राहुल गांधी। और ऐसे में राजीव कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आप देखिए, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का जिक्र भी उन्होंने छेड़ा और कहा कि पहले यहां पर 3 में से 1 सीजेआई होते थे,
चुनाव करने वाले इस जूरी के सदस्यों में से प्रधानमंत्री, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष सीजेआई को क्यों हटाया, ये सवाल भी पूछ रहे हैं। तो उन तमाम मसलों को यहां लाते हुए क्या लगता है आपको कि यहां बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं अगर इन चीजों को ही आगे बढ़ाने लगे इंडिया गठबंधन? धन्यवाद राजीव जी। आखिर हम किसी को नेता क्यों मानते हैं? वो हमारी आर्थिक प्रगति के बारे में सोचता है, वो हमारे सामाजिक बेहतरी के बारे में सोचता है, हमारे खेती किसानी के बारे में सोचता है, सरकार की पारदर्शिता के बारे में सोचता है, युवाओं की महिलाओं के बारे में सोचता है। एक उसके पास सपना होता है कि उसके पास रूपरेखा होती है, इसलिए वो नेता है, सबके मन की बात करता है, अपने मन की बात क्यों नहीं करता। राहुल गांधी ने जिस तरह के सवाल जो उठाए, जो उन्होंने, अगर वो उत्पादन में बेहतर करने की बात कर रहे हैं तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगर वो सरकार के ऊपर पारदर्शिता का आरोप लगा रहे हैं, अभाव का आरोप लगा रहे हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का सवाल है, सरकार के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगर उन्होंने विदेश संबंधों को लेकर के जो टिप्पणी की, चाहे चीन का मसला उठाया हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने का मुद्दा उठाया हो, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का नारा लगाती रहती है, ये दोनों मुद्दे इसके राष्ट्रवाद के उसके नारे को कमजोर करते हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र छोड़ा है राहुल गांधी ने जिस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश न की हो, सरकार को घेरने की कोशिश न की हो? चाहे वो आर्थिक जगत हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे चुनाव हो, चाहे विदेशी संबंध हो, कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस पर उन्होंने सरकार के ऊपर हमले नहीं किए। और ये सरकार जो राहुल गांधी को बोलने नहीं देती, 40 मिनट तक, लगभग 40 मिनट का भाषण एक दो बार को छोड़ दीजिए तो चुपचाप सुनना, ये सामान्य बात तो नहीं थी बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी के पास इन चीजों का जवाब नहीं है। अगर महाराष्ट्र के चुनाव में, ये सामान्य बात तो नहीं हो सकती ना, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कांग्रेस अन्य विपक्षी दल जो लगातार कहते रहे हैं, उसको संसद के सत्र में राहुल गांधी ने मजबूती के साथ कहा। निर्वाचन आयोग के कामकाज के सवाल को लेकर के जो आपत्तियां उठती रही हैं, उसको राहुल गांधी ने मजबूती के साथ कहा। सब बीजेपी के पास क्या जवाब है इसका? वो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के जो विपक्षी दलों में एक तरह का संतोष है, जो उन्होंने आपत्तियां उठाई हैं, क्या सरकार आज तक उसका कोई जवाब दे पाई? निर्वाचन आयोग को उसका जवाब दे पाया? अगर राहुल गांधी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हैं तो पूरी चुनाव प्रक्रिया के संदिग्ध होने पर सवाल पैदा करते हैं। अगर निर्वाचन आयुक्त पारदर्शी तरीके से नहीं चुने जाएंगे तो फिर सरकार किस तरह का चुनाव कराना चाहती है? अब ये केवल घटना विशेष का उल्लेख नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में किसी तरह के धांधली का आरोप लगे, केवल सवाल ये नहीं है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के जो मुद्दे उठाए, केवल इतना ही मुद्दा नहीं है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया के ऊपर राहुल गांधी ने से सवाल उठाया। क्या जवाब देंगे आप? जिन मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है, अपने लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का नैरेटिव बनाने की कोशिश करती रही है कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई है, यही तो पर से समान आते हैं, यही तो नैरेटिव बनाते हो। राहुल गांधी ने इसको एकदम तार तार कर दिया कि अगर चाइना हमारे सीमा में घुसा हुआ है, वह हमारे सीमा का अतिक्रमण कर रहा है और हम बोलने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार के ऊपर गलत बयानी का भी आरोप लगाया उन्होंने। क्या जवाब देंगे आप? अगर ये सीधा आरोप लगाया विपक्ष के नेता ने कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने को लेकर के विदेश मंत्री को भेजा गया, ये सामान्य आरोप तो नहीं है। उस सरकार के ऊपर आरोप है जो यह दावा करती है कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। एक बहुत ही सकारात्मक भाषण दिया राहुल गांधी ने, न केवल भारतीय पार्टी की सरकार के ऊपर हमले किए, बल्कि एक सकारात्मक भाषण दिया और सरकार के समक्ष एक तरह का नक्शा प्रस्तुत करने की कोशिश की कि देश चलता कैसे है, देश को कैसे चला सकते हैं। जो सरकार अभी तक, ये सरकार गवर्नेंस की बात तो करती ही नहीं है, उस सरकार के सामने राहुल गांधी ने गवर्नेंस की बात की और तथ्यों के आधार पर बात की। भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाई, बोल नहीं पाई। एक नेता से आप जो उम्मीद करते हैं राहुल गांधी उसी रूप में दिखाई पड़े, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विपक्ष के नेता के रूप में दिखाई पड़े और एक स्टेट्समैन के रूप में दिखाई पड़े। देश कैसे आगे बढ़ेगा
इस पूरे नक्शे को, उस सपने को उन्होंने सामने रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार की कौन कौन सी विफलताएं हैं उनको भी सामने रखा। यह जो राहुल गांधी का भाषण है, यह बीजेपी को बेचैन करने वाला भाषण, इसलिए बीजेपी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाई, बोल नहीं पाई। अगर आप विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं तो नारेबाजी तो काम चलने वाला नहीं है, जो किरण रिजिजू साहब कर रहे थे। सवाल इस बात का है ना। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं और लोगों ने भी इसकी तारीफ की कि राहुल गांधी का भाषण बहुत ही तथ्यपरक था। और जो ये सही है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषण दिया, लेकिन अंग्रेजी में उनके बोलने का तरीका हमेशा से अच्छा रहा। कभी भी जो हिंदी में आकर कई बार उनसे भाषाई गलतियां हो जाती हैं, उस तरह की कोई आशंका दूर दूर तक नहीं रहती। पर राहुल गांधी का यह भाषण हर लिहाज से, तथ्यों के लिहाज से और सरकार पर हमले के लिहाज से, विपक्ष के नेता के रूप में एक इस तरह का भाषण था कि भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं है जी। अगर राहुल गांधी चुनाव को लेकर के सवाल पैदा कर, हरियाणा के चुनाव में उन्होंने आरोप लगाया, दिल्ली के चुनाव में आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में आरोप लगा, लगातार जो चुनाव, हाल के चुनाव है, उन सभी चुनाव पर राहुल गांधी कांग्रेस के आरोप लगाए हैं कि तरह तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। और अगर विपक्ष का नेता यह कहता है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होगा, ये सामान्य बात तो नहीं है ना। अगर आप इसको गंभीरता से सोचिए तो देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि एक नेता को, विपक्ष के नेता को इस पूरे के पूरे चयन की प्रक्रिया में किस तरह का अविश्वास है जी। वो क्या संदेश देना चाहता है कि सरकार चुनाव कराने वाली संस्था को पारदर्शी और एक जिम्मेदार संस्था के रूप में बने नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने नियंत्रण में रखना चाहती और इस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होना चाहते। यह पूरा का पूरा संदेश है और यह बात सामान्य तो नहीं कही जा सकती ना। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और अगर सरकार के लोग अगर इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पाए तो यह कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी का भाषण निश्चित मैंने इस सत्र में और पिछले सत्र में दिए गए भाषणों में से एक बहुत ही प्रमुख भाषण था और बहुत ही शानदार भाषण था। लोगों के अभिलाषा के अनुकूल, लोगों की इच्छाओं के अनुकूल और एक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो अर्जित इनके पास अनुभव है और एक उभरते हुए प्रभावी नेता के रूप में जो राहुल गांधी ने इच्छा बनाई है, उसके अनुकूल भाषण था। बिल्कुल। और इन जो राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या सॉफ्ट थे, या राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया उस भाषण को पचाने के चक्कर में या उस भाषण में कुछ भी बाएं दाएं करने की जो कोशिश है वो भाजपा नहीं कर पा रही है। क्या यहां राहुल गांधी ने जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही एक एक ऐसे मुद्दों को यहां उठाया जिन मुद्दों का कोई काट नहीं, जवाब नहीं यहां पर भाजपा या एनडीए सरकार के पास, खासकर नरेंद्र मोदी के पास। इसलिए नरेंद्र मोदी इंटरवीन करते हुए नजर नहीं आए, जबकि पहले राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, आप याद कीजिए, आज राहुल गांधी एक सलीके से, बहुत अलग ढंग से और सोची समझी रणनीति के साथ इंग्लिश में भाषण दे रहे थे। बहुत ही सरल अंग्रेजी में भाषण, और उसमें जहां जरूरत वहां जिस तबके को, अगर जैसे चुनाव आयोग की बात है उसका जिक्र है तो वहां थोड़ी हिंदी भी बोल दिए। जब प्रधानमंत्री के ऊपर एक कटाक्ष है तब थोड़ी हिंदी बोल दिए। शकील जी के पास आऊंगा तो और भी उनसे समझेंगे, लेकिन अमलिंदु उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पे। राजीव जी, आज जो राहुल गांधी का भाषण था वो एक तरह से कहा जाए जो नेता विपक्ष का भाषण होना चाहिए, ठीक उसी तरीके का भाषण था। और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उसके लिहाज से भाषण बहुत बेहतरीन कहा जा सकता है। इससे पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष हुआ करते थे, उनके भाषण भी इसी तरीके के मार्वलस हुआ करते थे। और उससे पहले तो खैर एक लंबी परंपरा रही है नेता विपक्ष की भाषण देने की, और उस पर चर्चा होती रहती है सदन में, उसकी एक लंबी परंपरा रही है। लेकिन पिछले 20-30 वर्षों में ये परंपरा लगभग टूट रही थी, और टूट इसलिए रही थी कि चूंकि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो अगर वही नीचे गिरेगा स्तर पे, तो फिर दूसरी तरफ से भी लोग नीचे गिरेंगे तो जवाब दिए जाएंगे। लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी मोदी जी की भी, उनको बधाई कि मोदी जी आज खामोश बैठे रहे और सुनते रहे अच्छे बच्चों की तरीके से सारी बातें कि कौन कौन उनके बारे में क्या क्या कह रहा है राहुल गांधी जब बातें कर रहे थे। लेकिन उनकी जो ट्रोल आर्मी थी जो लोकसभा में है, वो अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभा रही थी। लेकिन उस ट्रोल आर्मी के पास राजीव जी कुछ मिल नहीं रहा था कि वो राहुल गांधी पर कुछ हमला कर सके।
तो एक तरीके से देखा जाए राहुल गांधी पहले से लगता है तय करके आए थे कि उनको जो बातें कहनी है उन बातों पे कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस होगा, ये उनको पहले से अंदाज था। क्योंकि वो शिव जी का फोटो के साथ उन्होंने पहले कह दिया कि भाई आप मुझे रोकेंगे लेकिन मैं दिखा देना चाहता हूँ ये शिव जी का फोटो। तो यानी इस तरीके से राहुल गांधी पहले से तैयार थे कि आसंदी की तरफ से कब टोका जाएगा और सत्ता पक्ष की तरफ से कब जो है वो उस पर टोका जाएगा, इसके लिए राहुल गांधी बिल्कुल तैयार थे और उसका उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब भी दिए। कुल मिलाकर राजीव जी ये कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आज असहाय नजर आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा असहाय नजर आए और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये सोच नहीं पा रही है कि राहुल के इस भाषण की तारीफ करे कि विरोध करे। आपको याद होगा राजीव जी की जब प्रियंका गांधी का पहला भाषण हुआ था तो भाजपा के लोगों ने बड़ी तारीफें करी थी कि देखो कम से कम अपने बहन से ही सीख लेते, इस तरह की बातें थी इनडायरेक्टली कही गई थी। लेकिन अब जो राहुल गांधी के भाषण पे कोई भी एक चू चपड़ जो है वो किसी से नहीं आ पा रही है। ये राहुल गांधी का एक कहा जा सकता है कि अच्छा उनका एक जो था प्रभाव वो देखने को मिला। कुल मिला के राजीव जी राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं आज वो सारी बातें वो हैं जो एक नेता के जो एक विपक्ष के नेता के तौर पर कहना चाहिए और एक राष्ट्र का भी, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ राजीव जी की जो शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है नेता विपक्ष को, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी ने आज शैडो प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य निभाया है लोकसभा में भाषण देते समय। चूंकि उन्होंने जिन मसलों की बात की विदेश नीति से लेकर और देश की आर्थिक नीति तक और किस तरीके से उद्योग जगत है, किस तरीके से तकनीकी शिक्षा है, सब पर उन्होंने विस्तार से बात की और इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कम से कम नहीं होगा। जब वो इसका जवाब देंगे तब देखने को आएगा। दूसरी बात राजीव जी ये कि नीतीश कुमार अभी भी जो है वो शायद काबू में नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि अभी 2 घंटे पहले जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेल भवन में और बाकायदा जानकारी दी है कि बिहार में रेलवे की कौन कौन सी योजनाएं जो चल रही हैं, कौन कौन सी नई योजनाएं आनी है। तो यानी जो हरियाणा की बात चल रही थी, महाराष्ट्र की बात चल रही थी और बिहार की जो बात चलती रहती है उसमें बिहार अभी भी जो है वो निशाने पर है। दूसरा जो महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी ने बातें कही और हरियाणा को लेकर जो एक तरीके से चल रहा है राजीव जी, वो महाराष्ट्र को लेकर बातें सब पहले भी आई थी और पहले सदन के बाहर होती थी और आज सदन के अंदर जो है ये बातें कही गई हैं। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब इस पर बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिलाते हुए नजर आए, लेकिन उसका कोई एक तरह से कहा जाए जवाब उनके पास नहीं था कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां क्या की हैं। चुनाव आयोग को यानी अगर उतरते भी चुनाव आयोग को बचाने के लिए तो यह और साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के साथ दुरभिसंधि है और राहुल गांधी उसको साफ तौर पर बता रहे हैं कि यह दुरभिसंधि एक तरीके से है और वो उसको स्वीकार करते हुए से नजर आए। तो कुल मिलाकर राजीव जी यही कहा जा सकता है कि आज का राहुल गांधी का भाषण जो था वो एक नेता विपक्ष के तौर पे या बल्कि कहिए शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अच्छा भाषण था। और राहुल गांधी के भाषण में देश का विजन था, प्रधानमंत्री सिर्फ लफाजी करते हैं विकसित भारत 2047 की, लेकिन राहुल गांधी ने बाकायदा रोड मैप रखा कि अगर विकसित भारत बनना है तो किस रास्ते पर चलकर विकसित भारत बन सकता है और किस आर्थिक नीति के जरिए और तकनीक के क्षेत्र में किस तरीके से और अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनमें किस देश के साथ किस संबंधों उससे भारत जो है वो विश्वगुरु बन सकता है। यह राहुल गांधी के भाषण में था। लेकिन इधर भी राजीव जी सुबह सुबह खबर आई है कि वो फोर्ब्स की जो सूची होती है ताकतवर देशों की, भारत उन 10 देशों में से बाहर निकल चुका है। यानी हमारे विश्वगुरु जो हैं अब वो ये इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि फोर्ब्स की 10 देशों की सूची में से भारत जो है वो अब बाहर है। फोर्ब्स की लिस्ट में 10 शक्तिशाली देशों की जो सूची है उसमें भारत नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर आज जो प्रहार कर रहे थे राहुल गांधी और उस बीच उस दौरान क्या कुछ चल रहा था अंदर भी और उसके बाद बाहर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई, ये सब कुछ जरा शकील जी के जरिए समझते हैं। शकील जी कैसे क्या कुछ था जरा और बताइए विस्तार से। राजीव जी, राहुल गांधी ने आज यही बताया कि फोर्ब्स से आप जो बाहर हुए हैं उसमें वापस आने का रास्ता क्या है। भारत में क्षमताएं हैं, भारत के युवाओं में क्षमताएं हैं, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग में क्षमताएं हैं, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज के राहुल गांधी के भाषण का सार यही था। और जहां तक मोदी जी का सवाल है तो राहुल आज बहुत ही चुटीले अंदाज में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के लगातार बैठे रहने, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया, उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो राहुल ने आज जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जहां तक इस बात का सवाल है कि राहुल गांधी का भाषण कितना प्रभावी था, तो उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सदन के अंदर चाहे कोई भी बोले, अगर पूरा सदन उसको ध्यानपूर्वक सुन रहा है तो माना जाता है कि लोग उस भाषण की सराहना कर रहे हैं, उसको सुनना चाह रहे हैं।
तो राहुल के पूरे भाषण में आज जो ट्रेजरी बेंचे थी, सत्ता पक्ष था, वो उसको लगातार पूरी तरह सुन रहा था। जहां तक व्यवधान की बात है तो वो सामान्य तौर पे किया जाता है और वो ट्रेजरी बेंच के कुछ लोग कर रहे थे, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कोई भी उनके भाषण में जबरदस्ती आके व्यवधान पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि राहुल का भाषण जो था वो था ही ऐसा जो देश के बारे में बात कर रहा था। राहुल ने बात कई बार कही कि देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं आपके ऊपर, मैं एक रास्ता बता रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जो क्षमताएं हैं। और उसने कहा कि आपने भी काम किया है, हमने भी काम किया है, लेकिन चीन किस तरह काम कर रहा है, चीन किस तरह 10 साल हमसे आगे बढ़ गया है, अगर उसका मुकाबला हमें करना है तो हमें इन क्षेत्रों में ध्यान देना पड़ेगा। तो आज का जो राहुल का भाषण था, उसकी सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी बहुत चर्चा हो रही थी। और जहां तक इस बात का सवाल है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो है प्रधानमंत्री क्यों बैठे आके, तो उसका शायद एक ही जवाब है कि प्रधानमंत्री ये उम्मीद कर रहे होंगे कि कल जब वो भाषण देंगे, इसका जवाब देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि राहुल भी उनका भाषण बैठ के सुने। वैसे आमतौर पे राहुल उनका भाषण सुनते हैं, राहुल आमतौर पे सदन में आते हैं। कल ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और राहुल जो है उनका भाषण जो है कितना सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कल देखते हैं कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बता रहे हैं शकील अख्तर जी। जरा फिर से प्रशांत टंडन जी, इधर दिल्ली का चुनाव कितना असर, इस भाषण का कोई असर पड़ते हुए देखते हैं आप, या सिर्फ वो मिडिल क्लास को 12 लाख का फायदा, 12 लाख तक मिडिल क्लास को 1 पैसे टैक्स नहीं देना, ये प्रचारित जो हो रहा है पिछले 3 दिनों से, अलग अलग संस्थाओं के जरिए विज्ञापन दिया जा रहा है, चुनाव आयोग को कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें कि कहीं इसके जरिए जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार बीजेपी, वो फायदा लाभ लेने की कोशिश में है दिल्ली चुनाव में। इसका कोई असर चुनाव आयोग पे नहीं होगा, ये तो साफ है, तय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वही मिडिल क्लास 12 लाख स्लैब टैक्स स्लैब, या राहुल गांधी का ये भाषण और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दिल्ली में जो रोड शो के अलावा जो भाषण हुए हैं और जो चुनाव प्रचार इन लोगों ने किए, उसका भी असर दिखाई देता है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। दिल्ली का चुनाव राजीव जो लोग तय करेंगे वो इनकम टैक्स की 12 लाख की लिमिट के नीचे के लोग हैं, वो उस लिमिट में आते नहीं है, जिनको सरकार बनानी है दिल्ली की। वहां एक अलग तरीके का विमर्श है और वो विमर्श और मजबूत हुआ जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कैंपेन करने आए बीजेपी के लिए। और वो विमर्श ये है कि जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके मन में एक डर है और वो ये बात कर रहे हैं अब कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो हमारे झुग्गियों में बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चुनाव में आ चुका है और इसका असर चुनाव में हो रहा है। तो बीजेपी को जो 12 लाख की लिमिट वाला जो सेक्शन है जिसको इनकम टैक्स की छूट मिल रही है, वो कमोबेश बीजेपी का समर्थक भी है। उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो बीजेपी का समर्थक पहले से भी है। और उसको 12 लाख की जगह अगर उसको 2 लाख भी कर देंगे, 12 लाख की उसमें 50% इनकम टैक्स कर देंगे, 5,000 रुपए का गैस सिलेंडर कर देंगे, तो भी वो बीजेपी को वोट देगा। वो उनका एक समर्थक वर्ग है जो रहेगा। तो उस समर्थक, उस वर्ग में उसका बहुत असर नहीं है और वो बहुत बड़ा वर्ग भी नहीं है। और उस वर्ग में बहुत से लोग, उनका जो मतदान प्रतिशत है वो भी कम रहता है, वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है उसका। वोटिंग परसेंटेज जहां होना है वहां बातें कुछ और हो रही हैं। वहां बातें हो रही हैं आरक्षण की, वहां बातें हो रही है बुलडोजर की कि बीजेपी आएगी तो बुलडोजर चला देगी, वहां बातें बिजली की भी हो रही हैं। सस्ती बिजली का भी एक मुद्दा है, स्कूलों का मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे वहां पे, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। दिल्ली का चुनाव इन मुद्दों पर हो रहा है और उनमें कांग्रेस का भी काफी असर दिखाई दे रहा है दिल्ली के इलेक्शन में भी, कि मतदान प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ेगा काफी। बीजेपी की परेशानी यही है दिल्ली के इलेक्शन में
कि वो क्या सरकार बनाने की तरफ बढ़े या वो वॉकओवर दे दे। इस पसोपेश में बीजेपी अभी है। वो ये नहीं चाहती है कि अभी अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। ये बीजेपी के बहुत सारे लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त हटाने का मतलब हुआ कि कांग्रेस का रिवाइवल बहुत तेज हो जाएगा। तो ये बीजेपी की परेशानियां हैं। लेकिन दिल्ली का इलेक्शन लगभग 40% मतदाता तो अनऑथराइज कॉलोनीज और झुग्गी बस्ती में रहता है और उसके मुद्दे बिल्कुल दूसरे हैं। और वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पे कांग्रेस के भी समर्थक है, वहां पे भी आम आदमी पार्टी का पहले से समर्थन है। वहां पे बीजेपी एक कोशिश कर रही थी। वो कोशिश में बीजेपी को रुकावट इसी मिल रही है कि लोगों को डर है बुलडोजर का। तो जो बीजेपी को फायदा होने जा रहा है वो बीजेपी को फायदा जो अपार्टमेंट वाली दिल्ली है उसी से होने जा रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल, अपार्टमेंट वाली दिल्ली, मिडिल क्लास वाली दिल्ली से फायदा है और उस 12 लाख से फायदा है क्या, ये सब देखा जाएगा। इस पे भी हम लोग खूब चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा आज संसद के अंदर सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उस भाषण का कितना असर दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा, कितना असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स कितने आते हैं इस पर पड़ेगा, और प्रतिपक्ष कितना मजबूत होगा, विपक्ष कितना मजबूत होगा, ये सब भी यहां समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया है उस भाषण की चर्चा आने वाले समय में कई दिनों तक होगी, यह भी तय मानिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक और भाषण दिया था। हिंदी में वो भाषण था और दिल्ली में ही बोल रहे थे वो एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम था वंचित समाज दशा और दिशा। और वंचित समाज को लेकर जहां अल्पसंख्यक, दलित, उसमें ओबीसी की बात भी थी, ये सब कुछ था। लेकिन आदिवासी, इन सब के मसले पर राहुल गांधी वहां बोल रहे थे। बहुत ही शानदार भाषण उन्होंने दिया था। और आज एक उन मसलों को लेकर सदन के अंदर भाषण दे रहे थे जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई और विपक्ष का नेता बोलना शुरू किया। प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन क्या आपको लगता है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि इस भाषण के जरिए यहां कांग्रेस कुछ गेन करती हुई, या कांग्रेस और राहुल गांधी खासकर देश को कुछ देते हुए नजर आते हैं? खूबी है और खूबी के अलावा आप उसे कमजोरी भी कह सकते हैं कि वे 24 घंटे बारे में नहीं सोचते या 24 घंटे चुनाव प्रचार नहीं करते। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने आज एक आतिशी के पक्ष में भाषण देते वक्त की बात कही। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, रोज हमारे मित्र हैं, और वो 10 से 12 घंटे चुनाव प्रचार करते हैं। उसमें से चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव, उनका मतलब अपना अधिकांश समय में चुनाव प्रचार में ही लगाते हैं। राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात कोई नहीं कह सकता कि राहुल गांधी केवल इलेक्शन सेंट्रिक भाषण देते हैं या राहुल गांधी के पॉलिटिक्स इलेक्शन सेंट्रिक है। तो ये मूल अंतर है राहुल गांधी के भाषण में। राहुल गांधी के भाषण, जो आज भाषण उन्होंने दिया, अभी उस पर प्रधानमंत्री का जवाब भी आएगा, उस प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जितने तीखे प्रहार आज किए, इतने तीखे और स्पष्ट आरोप लगाए सरकार पर। चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश को हिलाकर रखने वाला है, बल्कि दुनिया में उसकी चर्चा होनी है। उन्होंने खुल के संसद में यह बात कही कि चीन ने हमारी इतनी जमीन हड़प ली। फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और महाराष्ट्र के मतदाताओं की सूची को लेकर उन्होंने जो बात कही, वो एक आम आदमी को जो महाराष्ट्र से बाहर है उसे भरोसा नहीं हो सकता कि ऐसा भी हो सकता है। और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की बात की और उनका इशारा दिल्ली की तरफ भी था कि दिल्ली में देखिए यही हो सकता है। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी चाहते तो वो भी रोजाना 2-3 रैलियां करते, आम सभाएं करते, लोगों से मिलते। उन्होंने ये नहीं चुना, बल्कि ये काम उन्होंने अपने साथियों को सौंप दिया है। इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जो शुरुआत राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में की थी, अगर चुनाव की बात करें, चुनाव में वो उसी तरह सक्रिय रहते तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आता। अब चुनाव में परिवर्तन तो होगा, लेकिन किस हद तक होगा, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये तो हमें पता चलेगा 5 दिन के बाद ही।
लेकिन राहुल गांधी ने सदन में आज जो बोला और जो स्पष्ट बातें उन्होंने की, चुन के मुद्दे दर मुद्दे बात की, ये बीजेपी के लोगों को बहुत परेशान कर रहा होगा। और परेशानी सदन में देखी भी गई जयशंकर जी की और माननीय स्पीकर की और किरण रिजिजू के मुंह से, यानी वो चुप नहीं रह पाए राहुल गांधी के बयानों पर, जबकि उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, न उनका अधिकार था कि वो कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो वो भाषण दे। अभी हमारे साथी शकील जी ने बहुत अच्छे से सदन के बारे में बताया कि क्या प्रतिक्रिया रही और लोगों ने क्या बातें कही। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के तमाम भाषण आप पिछले कुछ 2 वर्ष या 18-20 महीनों के भाषण देख लीजिए, उनके भाषण ऐसे हैं जो आम लोगों के मन की बात कहते हैं। राहुल गांधी के मन की बात तो है ही, देश के आम आदमी के मन की बात कहते हैं, आम जन के मन की बात कहते हैं, तो वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी की उम्र अभी बहुत कम है मोदी जी की तुलना में, राजनीति उन्हें लंबी करनी है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और उसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, अभी भी देखते हैं कि कांग्रेस के सामने क्या उतार चढ़ाव आते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से वापसी कर रही है। राजीव जी, कांग्रेस कैसे वापसी करेगी और दिल्ली चुनाव की बात, उसका नतीजा, उसके रिजल्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का आज का भाषण, उस पर चर्चा। सुनील जी, जरा एक बार फिर आपके पास, एक तो राहुल गांधी ने क्या बोला, इन सब पे चर्चा, लेकिन भाजपा क्या सचमुच अंदर तक हिली हुई है इस भाषण से, या कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी पे? नहीं, खूब पड़ता है। आज जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी की तरह सभी लोग भाषण सुन रहे थे राहुल गांधी का, यह असर का ही, उस पर पड़ने वाले असर का ही परिचायक था। विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही समय जिस तरीके से महाकुंभ का मसला उठाया, कुंभ के दौरान जो भगदड़ मची थी उस घटना को लेकर के जो आक्रामकता दिखाई, विपक्ष ऐसा नहीं कि सरकार को घेरने के लिए कहीं से ही पीछे है, और उससे भी राहुल गांधी का राष्ट्र। राहुल गांधी ने जो अपने भाषण के दौरान चीन का मुद्दा उठाया, मोहन भागवत साहब का मुद्दा उठाया, जो अंबेडकर और सरदार पटेल की बात कही, भारतीय जनता पार्टी के पास इस चीजों का कोई जवाब नहीं है। इसका क्या जवाब है इनके पास कि मोहन भागवत साहब ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को देश आजाद हुआ, क्यों से जवाब देंगे आप? और इन्होंने नहीं कहा तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूं। सवाल इस जो जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, इसका कौन सा जवाब आपके पास है? एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे और दूसरी तरफ एक चीन आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा, जिसका उल्लेख विपक्ष नेता ने किया, उससे कोई जवाब नहीं देंगे आप। एक तरफ आप देश की व्यवस्था सुधारने की बात करेंगे और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को निष्पक्ष तरीके से काम करने नहीं देंगे। ये सामान्य बातें थोड़े हैं। और अंबेडकर और पटेल की बात उठा करके राहुल गांधी ने जो अल्पसंख्यकों और दलितों का मुद्दा है उसको बहुत तरीके से रेखांकित करने की कोशिश की। इन जो रखे सवाल उन्होंने आरएसएस को लेकर के जो सरदार पटेल ने कहा है, क्या जवाब दे देंगे आप? ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, इसको कैसे झुठा देंगे? ठीक है, प्रधानमंत्री जी इनका जवाब देंगे और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, वो उन भी अपनी शैली में उसका जवाब देंगे, लेकिन उन लोगों का तरीका तो ये कि बस तथ्यों पर बात ही नहीं करनी है, उन संदर्भों का जिक्र ही नहीं करना है जिन संदर्भों के साथ विपक्ष नेता ने या सदन में किसी भी नेता ने उन मुद्दों को उठाया है। लेकिन अगर आपके पास मेरा तो मानना है कि राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी के पास होता तो ये राहुल गांधी इतने 40 मिनट का भाषण बहुत सामान्य तरीके से दे नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी किसी को भाषण देती नहीं है, वह बड़े आक्रामक तरीके से डिस्ट्रप्शन होता है और बहुत ढंग से डिस्ट्रप्शन होता है, लेकिन ये नहीं कर पाए। और अगर आज डिस्ट्रप्शन होता तो वो भी राहुल गांधी के पक्ष में ही जाता कि सरकार अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है, असहमति को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही आरोप विपक्ष का है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना और एक मनमाने तरीके से अपना शासन सत्ता चलाने की कोशिश है। इसलिए बेचैनी है। अब आज जो महाकुंभ का मसला उठा, आखिर क्यों नहीं बोल पाए आप लोग? सरकार कहां बोल पाई? रविशंकर प्रसाद जी ने उसको घुमाने की जरूर कोशिश की कि तमाम जांच हो रही है और साजिश का ही पक्ष सामने आ रहा है। हो सकता है कि साजिश हो, अगर आपके पास इसकी जानकारी है तो बता दीजिए। पहले तो आप वहां पे हताहत होने वालों की संख्या बताइए।
क्या जवाब दे देंगे आप? अगर आप घटना 29 जनवरी की घटना में हताहत लोगों की संख्या 3 फरवरी तक बताने की स्थिति में नहीं है अभी तक, तो क्या आप सरकार जवाब दे सकती है क्या? उस मुद्दे का क्या जवाब उसके पास है? इसलिए विपक्ष के पास मुद्दे खूब है और विपक्ष उन मुद्दों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सदन में उठा भी रहा। राहुल गांधी का भी जो आज भाषण था, बहुत ऐसे भाषण थे जो सदन में जो सत्तारूढ़ दलों को मौका मिलता है कि इसको डिलीट कर दो, उसको जोड़ दो, उसको हटा दो, इसका मौका भी नहीं दिया और बातें भी सब कर डाली। तो एक बहुत ही मैच्योर तरीके से और सभी समकालीन मुद्दों को, सभी जो तात्कालिक संदर्भ के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राहुल गांधी ने सदन में उठाने की कोशिश की और प्रभावी तरीके से सफलतापूर्वक उसको उठाया। मुझे लगता है कि किसी भी सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है और ये सभी सवाल मेरी अपनी ये भी समझ है कि दिल्ली के चुनाव में इसका असर डालेगा। तो 12 लाख रुपए का जो राहत है, तो 7 लाख रुपए की राहत तो आप पहले से इन लोगों को मिल रही है। 5 लाख रुपए की जो अतिरिक्त राहत आपने दी, उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? वो संख्या कितनी है दिल्ली में? और जो 7 लाख तक राहत पाने वाले लोग रहे हैं पिछले चुनाव तक, उन लोगों को तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो ये जो संख्या बढ़ जाएगी जिसका ढिढोरा पिट रही है, इससे भी बहुत किंतु परंतु है। लेकिन मान लीजिए कि मोटे मोटे शब्दों में इस तरह से बीजेपी समझाने का प्रयास कर रही है, उससे कितने लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे? क्या इससे मिलने वाली राहत और बढ़ती हुई महंगाई दोनों में कोई तालमेल है क्या? व्यवहारिक रूप से इसका लाभ कितना मिलेगा लोगों को? दिल्ली के लोग इसको इस बात को नहीं समझ रहे हैं। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो नहीं जानते कि हरियाणा, बीजेपी शासित हरियाणा या बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, उनमें सामान्य लोगों की स्थिति क्या है, बिजली कितनी महंगी है। उस बिजली की दरों को कम करने या आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए ये दोनों बीजेपी की सरकारें क्या कर रही है? आप आश्वासन दे रहे हैं कि हम 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। लोग सवाल आपसे नहीं पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में कि चुनाव में वायदे आपने किए थे, उनका क्या हुआ? तो ये दिल्ली में जो बातें हो रही हैं, उन बातों को की पुष्टि करने के लिए लोगों के पास तमाम अवसर है। वो अगल बगल की सरकारों को देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। तो मुझे नहीं लगता कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ के प्रतिकूल माहौल बन जाएगा। वोटों के बंटवारे पर अगर वो निर्भर है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय कांग्रेस के बीच मतों का बंटवारा होगा, उसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि स्थिति भी दिल्ली में आएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ है और आम आदमी पार्टी के पास अभी भी जो उसके वो अपने गवर्नेंस की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना कर रही है तो उसको अपनी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। केंद्र की सरकार तो दिल्ली से संचालित होती है। केंद्र की सरकार की गतिविधियों का भी लाभ दिल्ली के नागरिकों को मिलता है या नुकसान दिल्ली के नागरिकों को होता है? उन बातों की तो जवाबदेही बीजेपी के पास है। तो दिल्ली के चुनाव में भी ये जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया उसमें विमर्श बढ़ेगा और कांग्रेस को तो कम से कम दिल्ली के चुनाव में श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने विचारधारा के स्तर पर चुनाव को ले आया। अन्यथा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ कमेटी का माहौल नहीं बना पा रही थी। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक गंभीर स्थिति पैदा करेंगे कि आगे इसका जवाब क्या दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और अब बिल्कुल पैक हो चुका है। परसों वोटिंग है, उसके बाद 8 तारीख को उसके तीसरे दिन काउंटिंग है। वोटिंग और काउंटिंग ये सब भी देखेंगे, एग्जिट पोल भी देखेंगे, सब कुछ आप यहीं डीवी लाइव पे देखेंगे। तो बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे दिल्ली चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले संसद के अंदर जो चल रहा है वो खबरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आप तक दिल्ली से लेकर संसद तक या कहें तो सदन से लेकर सड़क तक जो कुछ चल रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, टिप्पणी। देखिए राजीव जी, अब एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चों पर घिरी हुई तो दिखाई पड़ती है साफ तौर पर। दिल्ली में भी घिरी हुई है, हरियाणा में भी घिरी हुई है, महाराष्ट्र में भी घिरी हुई है, बिहार में भी घिरी हुई है और संसद में भी घिरी हुई है। तो घिरी हुई तो कई तरफ से है, लेकिन बात वही है कि क्या जो चक्रव्यूह तोड़ने का हुनर है वो मोदी जी को आता है? जैसे पहले कुछ करते रहे हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा ऐसा उछाल दिया जाए कि उसमें उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोदी जी इस चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं, जिस चक्रव्यूह में मोदी जी घिरते जा रहे हैं। और कमजोर सरकार राजीव जी एक साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है।
केंद्र में भी कमजोर सरकार है और राज्यों में भी सरकार का जो है मतलब जो केंद्र में कमजोरी है उसका असर दिखाई पड़ रहा है राज्यों पर। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे राजीव जी बैठक में लगातार नहीं जा रहे हैं, इधर देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने बंगले में नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस अपने बंगले में नहीं जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे बैठक में नहीं जा रहे हैं, अजीत पवार नाराज होकर घूम रहे हैं, अनिल विज साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं तो अपने मुझ पर कुछ भी नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि गाड़ी मुझे दे देंगे और ये मेरी विधायकी तुम ले नहीं सकते हो, बाकी मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन झोला लेकर रहूंगा, यही झोला लेकर जाऊंगा कहीं जी। और उधर बिहार में जो है नीतीश कुमार ने छोटा सा ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार मान नहीं रहे हैं। तो आज रेल मंत्री को जो है वो घोषणा करनी पड़ती है कि बिहार में कौन कौन सी योजनाएं जो है वो चल रही हैं और क्या क्या बिहार को दिया जा रहा है। और उधर राहुल गांधी ने जिस तरीके से राजीव क्या संसद में तमाम मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों की काट भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम जिस भाषा में राहुल गांधी ने सवाल उठाए उस भाषा में तो नहीं है। प्रधानमंत्री ऐसा ताना करके जवाब जरूर दे सकते हैं, कल जवाब देंगे, लेकिन तुर्की और टू द पॉइंट प्रधानमंत्री के पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे। ये जवाब नहीं होंगे कि एआई में अगर चीन आगे बढ़ रहा है और भारत के पास अगर डाटा नहीं है तो ये डाटा क्यों नहीं है। डाटा अगर आप कोविड का नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप डाटा महाकुंभ का भगदड़ में नहीं दे पा रहे हैं और आपके पास कितने बेरोजगार हैं, अगर ये डाटा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका एआई भी किस मतलब का होगा, तो दूसरा एआई भी जो किस तरीके से होगा। अब जो कहा जा रहा है कि साहब डीप सीक आ गया, वो बहुत गलत जो है वो सूचनाएं दे रहा है। अरे गलत सूचनाएं तो देगा ही जब उसको आप सूचनाएं मिलेंगी ही नहीं। इस सूचनाओं पे आपने जब पहरा लगाया हुआ है, जब आप डाटा दे नहीं रहे हैं, सरकार डाटा नहीं दे रही है, तो दूसरा जो है वो तो गलत सूचनाएं देगा ही, फिर उसको उन सूचनाओं को सही माना जाएगा। सवाल ये कि आपकी तरफ से क्या प्रतिकार हो रहा है। तो यही राहुल गांधी ने राजीव जी सवाल उठाए हैं और दिल्ली के चुनाव को एक तरीके से कहा जाए राहुल गांधी ने वैचारिक मोर्चे पर आगे खड़ा कर दिया। और राहुल गांधी ने 2 बार इस बात को कहा कि लड़ाई चल रही थी आम आदमी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा की, और बीच में आकर केजरीवाल जी खंबे पर चढ़ गए। तो यानी खंबे पर जो केजरीवाल जी चढ़ गए तो उन पर खंबे से उतारा जाए। केजरीवाल जी को लड़ाई विचारधारा की रहे, केजरीवाल जी को भी तय करना है कि विचारधारा के स्तर पर वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये अब केजरीवाल जी को तय करना है। तो बहुत सारी चीजें राजीव जी स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, साफ होंगी 8 तारीख को। लेकिन उससे पहले राजनीति जो है, सियासत जोर शोर से है और सबसे बड़ी बात कि 4 अप्रैल तक चलने वाला यह जो सदन की जो कार्रवाई है वो किस दिशा में जाती है। क्योंकि आज राहुल गांधी ने एक डायरेक्शन देने की कोशिश की है, शांतिपूर्ण बातचीत हो। पहले आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, उसमें धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, फिर बजट की बारी आएगी और बजट से पहले हो सकता है वक्फ बिल जो आज पेश होना था जिसको रोक दिया गया है उस पर भी। तो बहुत कुछ इस जो सदन का जो बजट सेशन चल रहा है उस पे अभी होना बाकी है। हमारे साथी शकील अख्तर जी पल पल की रिपोर्ट उधर से आप तक पहुंचाते रहते हैं, पहुंचाते रहेंगे। और तमाम हमारे साथी, दूसरे साथी जो हैं यहाँ मौजूद, सब अपने विश्लेषणों के जरिए बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो विश्लेषण सुनिए और प्रोग्राम पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील जी आपका, शकील जी आपका, प्रशांत जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।